नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री धर्मेश भट्ट, जो कि 4th डिस्ट्रिक्ट जज एंड स्पेशल जज CBI भोपाल से हैं। हमें बहुत खुशी है सर कि आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी दर्शकों को ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफ़ोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज का जो विषय है क्रिमिनल लॉ, इस विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे आज के विषय विशेषज्ञ देंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिमिनल लॉ को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। लॉ बहुत तरह का होता है और अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ के लॉज सभी सिटीजन्स के लिए विशेष हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ के बारे में आसान शब्दों में आपसे जानना चाहें तो किस तरह परिभाषित करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्रिमिनल लॉ एक्चुअली क्या है, देखिए आप सामान्य लोगों की भाषा में अगर समझेंगे तो दो तरह से हो जाता है। एक तो सिविल लॉ, जो हमारे सिविल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो सिविल लॉ, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में बेसिकली रहते हैं। और बाकी जो ऑफेंसेस रिलेटेड रहते हैं वो चाहे बॉडी के अगेंस्ट में हो चाहे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो, उनसे रिलेटेड लॉ को हम क्रिमिनल लॉ में रखते हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो है, इससे अगर कोई भी विक्टिमाइज़ होता है, क्रिमिनल लॉ के अधीन अगर कोई विक्टिमाइज़ होता है हमारे सभी सिटीजन्स में से, तो आप उसका तरीका बताएंगे कि वो किस तरह और कहाँ इसकी कंप्लेंट कर सकता है, या हम आपसे ये भी जानना चाहें कि कंप्लेंट और FIR में क्या फ़र्क है। बिल्कुल, देखिए क्रिमिनल लॉ की मशीनरी या सिस्टम काम करना शुरू करता है जब हम कंप्लेंट या FIR लॉन्च करते हैं। सामान्यतः कंप्लेंट और FIR में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं होती। एक्चुअली अगर लीगल सेंस में देखा जाए और टेक्निकलिटीज़ में देखा जाए तो कंप्लेंट कोर्ट में होती है, मजिस्ट्रेट्स के सामने होती है, जो उस ऑफेंस की ट्रायल कर सकते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं। जो पुलिस में की जाती है उसको हम FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। तो ये दोनों ही लीगली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और अलग अलग जगह की जाती है। कंप्लेंट कोर्ट्स में होंगी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, और FIR या रिपोर्ट्स जो होंगी वो पुलिस स्टेशन में समक्ष होंगी। जी, बिल्कुल। तो FIR किस तरह से रजिस्टर की जाती है, और अगर कोई व्यक्ति FIR करवाना चाहे तो उसके पास ऐसे कौन से विशेष डिटेल्स या फिर एविडेंस भी होना चाहिए, और वो कहाँ जाए, कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसे कौन से थाने जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी मैंने कहा कि FIR लॉन्च करना सबसे पहला स्टेप होता है क्रिमिनल सिस्टम मशीनरी जो है उसको इनिशिएट करने का, एक्टिव करने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको FIR कहाँ पे करनी है, उसके बारे में क्या प्रोविज़न्स हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, और किन किन चीज़ों को उस FIR में लिखाना बताना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति को ये डर रहता है कि पुलिस में मैं कब जाऊं, कहाँ जाऊं, पुलिस के चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे। तो ये है कि आपके साथ में जब कभी भी कोई अपराध हुआ है या आपको किसी अपराध के होने की, घटित होने की जानकारी है, तो हमारा ये ड्यूटी है, दायित्व है कि हम सबसे पहले निकट के पुलिस स्टेशन में जाके और उसकी बिना किसी डिले विलंब के वहाँ पे रिपोर्ट लॉन्च करें। क्योंकि जितनी जल्दी हम सिस्टम को शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, उतनी ही जल्दी सिस्टम हमारे लिए एक्टिवेट हो पाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है हमें रिपोर्ट लॉन्च करना चाहिए, और जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, घटना जहाँ हुई है वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका कहना है? हाँ, वहाँ का भी हो सकता है या कहीं और का भी हो सकता है।
मुझे मान लीजिए पता चला कि घर पे मेरे किसी रिलेटिव के साथ में कोई घटना हो गई है। अब रिलेटिव पुलिस को अप्रोच करने की स्थिति में नहीं है, या मेरा फ्रेंड इस स्थिति में नहीं है कि वो पुलिस को अप्रोच करे, तो मैं अपने घर जहाँ पे मैं बैठा हूँ और जहाँ मुझे पता चला है, मैं वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे भी जाके उसकी सूचना दे सकता हूँ। जी 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 जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग इस बात से चूक जाते हैं कि पुलिस स्टेशन वो टाइम पे अप्रोच नहीं कर पाए क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इसकी कोई टाइमलाइन भी है सर कि कितने टाइम में एफआईआर रजिस्टर हो जाना चाहिए? नहीं, अर्लीस्ट पॉसिबल आपको पुलिस को रिपोर्ट करना है, और पुलिस की ये ड्यूटी है कि जैसे ही आप उनको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब यहाँ पे बात आ जाती है फिर से टेक्निकलिटीज़ की, क्योंकि ऑफेंसेस को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय अपराध। तो यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि जैसे ही उसको वो रिपोर्ट बताई जाती है या उस घटना के बारे में बताया जाता है, वो बिना किसी डिले के उसको एफआईआर के रूप में राइट डाउन करेगा, रजिस्टर करेगा, लेखबद्ध करेगा। जी 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 जी। तो आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है सर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तो क्योंकि एफआईआर ऑनलाइन मोड पे होती है, बिल्कुल, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा है जब ये ऑफलाइन हुआ करती थी। जी जी। तो आपने किस तरह के फ़र्क महसूस किए? क्या ये पहले से बेटर है? और जैसे आपने अभी बताया भी कि अगर हम अपनी किसी दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं कि उनके बिहाफ पर हम एक्चुअली पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें, इस सवाल को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। इस बीच जबलपुर से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से, अशोक जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अशोक जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपसी झगड़े लोगों के हो जाते हैं घर परिवार में, और लोग बात बजा कर लेते हैं और अस्पताल में जाते हैं और उनकी मृत्यु होने व्यक्ति को बयान देकर उनको दूसरे आदमी चला दिया, तो क्या ये बयान सच माना जाता है और लोगों को सजा भी आती है रिपोर्ट करने के बाद भी? तो कानून में ऐसा है क्या कि रिपोर्ट करने के बाद भी लोगों को सजा हो जाती है? आपका सवाल थोड़ा सा आप शायद समझा नहीं पा रहे हैं। आधा सवाल तो हम समझे, लेकिन उससे आप जो निष्कर्ष चाह रहे हैं वो अस्पष्ट है। क्या चाह रहे हैं? अस्पष्ट होने के कारण हम इस सवाल को ड्रॉप करते हैं। जी, मत ध्यान दिया जाता है कि वो सजा होने के लायक होता है, सही होता है क्या? सजा किस बात की सजा? जी, अस्पष्ट सवाल हाँ, है। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अपने सवाल स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचाएं तो बेटर होगा। सर, इनके फ़ोन कॉल के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे जी, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें किस तरह का फ़र्क आपने ऑब्ज़र्व किया? और जैसा आपने थोड़ी देर पहले हमारे कार्यक्रम में बताया भी था कि हम अगर किसी की हेल्प करना चाहें तो हम यहाँ से बैठकर किसी और की हेल्प एफआईआर रजिस्टर करके कर सकते हैं। तो क्या ये सारा सिस्टम यूनिफाइड है ऑनलाइन होने के कारण? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या है कि समय के साथ में ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में आ रही है, ट्रांसपेरेंसी, जी, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, सभी जगहों पर उसका उपयोग किया जा रहा है। तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी अब इससे बचा हुआ नहीं है, और यहाँ पे भी रेगुलरली अपडेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के रूप में लाए जा रहे हैं। जी, जी। तो पहले लोगों की ये शिकायतें होती थी, और कुछ ऐसी घटनाएं भी जानकारी में आई थी कि लोग पुलिस में रिपोर्ट करने तो पहुँचे, लेकिन पुलिस ने इनएक्शन दिखाया या टाइमली उनकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं हो पाई, या 2 घंटे बिठा के रखा, 4 घंटे बिठा के रखा, उसके बाद में फिर उनकी रिपोर्ट लॉन्च की गई। और जितना समय उस दौरान व्यतीत हो गया, उतना ही हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक्टिव करने में डिले हो गया, और एक्यूज्ड जो हैं या जो घटना कारित करने वाले लोग हैं वो कानून की पहुंच से बच जाते हैं, उन्हें गिफ्ट ऑफ टाइम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, एस्केप पीरियड मिल जाता है। जी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि कहीं पे भी इस तरह के मैनिपुलेशंस ना रह जाएं, लूपहोल्स ना रह जाएं सिस्टम में, अब ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम क्या है। इसमें क्या है, आप जितने बजे भी उसमें ऑनलाइन रिपोर्ट लिखाते हैं, वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो जाता है विथ टाइम।
रिफ्लेक्ट सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। सभी जगह हो जाता है। हम्म। और हायर अथॉरिटीज़ इवन थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो लुक इनटू द रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट को देख सकता है कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट कितने बजे और कहाँ पे किस ऑफेंस के बारे में जी हुई है। जी 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 जी। तो एफआईआर की जो भाषा होती है क्या वो भी टेक्निकल होती है? जैसे अगर एफआईआर रजिस्टर करने कोई भी व्यक्ति जाता है, कई बार इतने परेशान होते हैं वो लोग कि वो सागर से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सवाल जी पूछिए। नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे हाँ। दो सवाल है। जी पहला सवाल है कि कहा जाता है कि जैसे कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है, तो कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है कहीं भी किसी से भी, तो कहा जाता है कि जो पहले एफआईआर दर्ज कराएगा उसी के पक्ष में पुलिस काम करती है। तो ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल तो मेरा ये था कि जो पहले, क्योंकि गलती किसी की नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो पहले एफआईआर दर्ज करा दे उसको अच्छा रहता है। दूसरा सवाल ये था कि उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और वो लोग ये बोलते हैं कि ये तो हमें नहीं सुविधा देंगे, कल परसों आने घर पर तो कर ही लेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो इस पर क्या कर सकते हैं हम? जी, सवाल इंटरेस्टिंग है आपके। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, दोनों जी ही। जी तो सबसे पहला इनका सवाल था कि जो पहले एफआईआर लिखा देता है हाँ। उसके पक्ष में झुक जाता है सिस्टम, या हाँ। उसकी बात को सही माना जाता है। जी तो जैसा मैंने अभी कहा कि किसी भी घटना या ऑफेंस के बारे में आपको जितनी जल्दी हो सके वो सूचना देनी है। हाँ। तो निश्चित रूप से जिसने पहले रिपोर्ट लॉन्च कराई है, कानून ये मानता है कि वो पहले कानून के दरवाजे पे पहुंचा हुआ है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसका पक्ष ही सही माना जाता है। वहाँ तो अभी सिर्फ सिस्टम शुरू हुआ है। पुलिस के पास में एक घटना के बारे में एक पक्ष का जो नज़रिया था या बात थी वो पहुँची है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात पहुँचाएगा और दोनों की ही रिपोर्ट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट में केसेस होंगे और कोर्ट में फिर उसका फैसला होगा कि कौन सही है और कितना सही है। जी 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 जी। तो ये कहना तो ठीक है कि पहले रिपोर्ट लॉन्च कराई है, लेकिन ये कहना ठीक आधार नहीं नहीं होगा। है। हाँ, ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसकी बात को ही सही माना जाता है, बाद वाली रिपोर्ट को नहीं माना जी जाता। जी 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 जी। अब दूसरी जो इन्होंने दूसरा पक्ष जो था, प्रश्न था इनका, वो यह था कि यदि पुलिस रिपोर्ट नहीं कर लिखती हाँ। है तो क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ की कानून में बाध्यता है, ड्यूटी है कि जब भी किसी रिपोर्ट के बारे में, ऑफेंस के बारे में उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसको रिपोर्ट लिखना चाहिए। यदि वो इस ड्यूटी को करने में नाकाम रहता है या आनाकानी करता है तो आप सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को राइटिंग में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जी जी कि हम इस घटना के बारे में इस थाने में इस समय पहुंचे थे, ये बताया हमने, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स फिर उसको रिपोर्ट लॉन्च करवाते हैं कंसर्न थाने में और आगे एक्शन शुरू होता है। यदि इसके बावजूद भी हमारी रिपोर्ट पे कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारे साथ जो घटना हुई है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो फिर तीसरी बात आती है कि आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, जागरूक रहिए। अगर आप पुलिस के पास नहीं कंप्लेंट रजिस्टर करवा पा रहे हैं तो आप कोर्ट में जाकर और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और सीधा आप माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हो सकते हैं न्याय की अपेक्षा में। इसी के साथ हमारे रेगुलर व्यूअर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबांकी से, टेलीफोन के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, मैं जानना कौन-कौन से अपराध शामिल होते हैं, कौन-कौन से इसके बारे में आपने किसी भी महत्वपूर्ण चीज पूछना चाहता है कि कोई व्यक्ति शादी से लेकर के 3-4 शादियां करता है तो ये किस धारा में आएगा? फैमिली लॉ से संबंधित सवाल है शायद इनका। ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह करता है तो कौन सा उसका ऑफेंस कमिट करेगा। हाँ हाँ, वो 494 आईपीसी का ऑफेंस होता है। तो ऐसा करने पर क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से अपराधी प्रकरण दर्ज हो सकते हैं, कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। देखिए 494 का जहाँ तक बात है कि अगर उनके कस्टम में एक ही विवाह की सिस्टम है, प्रणाली है, और वह व्यक्ति अपने प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहते हुए और दूसरा विवाह कर रहा है या कर रही है, जी,
तब ऐसे में हम उनको 494 के अंतर्गत उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं और कंप्लेंट के माध्यम से, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। जी 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 जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर जहाँ रजिस्टर नहीं होती तो उसका तो सॉल्यूशन आपने हमें बता दिया। जी जी। एक ज़ीरो एफआईआर भी होती है, ये क्या होती है? देखिए, जैसे अभी अपन शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि घटना किसी और थाना क्षेत्र की है, लेकिन कंसर्न पर्सन जो है उस थाने में पहुंच नहीं पा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, और मैं किसी और जगह पे बैठ के या किसी अन्य थाने में पहुंच के उस घटना के बारे में बता रहा हूं जहां पे कि वो घटना हुई नहीं उस थाना क्षेत्र में। तब ऐसा जो दूसरा थाना क्षेत्र है जहाँ पे घटना नहीं हुई है और रिपोर्ट की जा रही है, वो उसकी जो रिपोर्ट लॉन्च करता है वो ज़ीरो पे करता है, क्योंकि वो उस थाना क्षेत्र की घटना नहीं है, उसका वो कोई ऑफिशियल नंबर नहीं मिलता है। और फिर वो ज़ीरो पे जो एफआईआर होती है वो संबंधित थाने क्षेत्र को भेज दी जाती है, और नंबरिंग की जो होती है उस एफआईआर वो उस थाना क्षेत्र पे हो जाती है। तो ये कहलाती है ज़ीरो एफआईआर। इसी बीच में सर, वो जो हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा था उसका एक एक्सटेंशन है। वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी कर लेता है तो फैमिली मैटर के साथ साथ क्या उस पर क्रिमिनल प्रोसीजर भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो 494 आईपीसी की मैंने बात की वो क्रिमिनल ऑफेंस की ही बात कर रहे हैं हम। जी 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 जी, वो उसी में आएगा। जी। और जो ज़ीरो एफआईआर के बारे में आप हमें जानकारी दे रहे थे, उसके एक्सटेंशन में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और वो उसका एरिया नहीं है जहाँ उसका रेसिडेंस है, जहाँ का वो बिलोंग करता है, कोई और ही जोन में हमारे देश के, उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो क्या वहाँ पर भी उसकी एफआईआर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़ीरो एफआईआर का केस नहीं होगा, क्योंकि जब हम यात्रा के दौरान कोई घटना होती है, जैसे मान लीजिए मैं जबलपुर से भोपाल आ रहा हूँ और मेरे साथ में ट्रेन में कोई घटना हो गई, चोरी की घटना हो गई या अन्य कोई घटना हो गई। अब मैं यात्रा के दौरान पुलिस को अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ और रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहा हूँ, क्योंकि या तो मुझे अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ेगी और या फिर मेरे पास उतना समय होना चाहिए कि मैं पुलिस को अप्रोच कर सकूं। तो ये संभव है नहीं अगर, तो मैं उस यात्रा में जहाँ पे मेरी यात्रा ख़त्म हो रही है वहाँ पे या बीच यात्रा में किसी भी जगह पे अपनी रिपोर्ट को लॉन्च कर सकता हूँ। जी जी। और वो उस थाना क्षेत्र की ही अंतर्गत मानी जाके वहाँ पे उसकी रिपोर्ट लॉन्च की जाएगी। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, वो जितना जल्दी हो सके अगर ऐसे किसी क्रिमिनल एक्ट के विक्टिम हैं तो आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाइए, आप जहाँ भी हैं वहीं से करा दीजिए। इसी के साथ हम आपसे विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे सर, किस उद्देश्य के साथ ये स्कीम बनाई गई है और किन के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसा इसका नाम ही है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, और मध्य प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च हुई है 2015 में। तो देखा यह जा रहा था कि जो क्रिमिनल सिस्टम है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो एक्चुअली एक्यूज्ड के सज़ा और उसकी दोष सिद्धि के ऊपर तो कर रहे थे हम, लेकिन जिसके साथ में घटना हुई है, जो उस घटना का पीड़ित है, उसके प्रति इस सिस्टम का ध्यान नहीं जा रहा था। तो जो विक्टिम है उस घटना का, कई बार ये भी होता है कि घटना तो हुई है लेकिन या तो एक्यूज्ड पकड़ में नहीं आया है या यह जान नहीं पा रहे हैं कि वो घटना किसने की थी, एक्यूज्ड कौन है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई केस तो चल नहीं रहा है उसके अगेंस्ट में, लेकिन विक्टिम तो अभी भी हमारे पास में है और वो इस सिस्टम का एक हिस्सा ही है। हम उसको नज़रअंदाज करके इस सिस्टम को कैसे चला सकते हैं। और इसी उद्देश्य से सेक्शन 357A CRPC भी उसमें इंक्लूड की गई, और उसके अधीन रहते हुए, उस पावर के अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश में 2015 में ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो घटना का पीड़ित है उसको हम घटना के से हुए नुकसान से कैसे उबार सकते हैं या उसकी मदद किस तरह से की जा सकती, कंपनसेट किस तरह से किया जा सकता है। उसी उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई है। जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि जो भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, वैसे तो लीगल एड के बारे में मैं आपसे सवाल करने ही वाली थी। लीगल एड भी लोगों को जागरूक करते हैं
उनके अधिकारों के बारे में। इनफैक्ट पैरालीगल वॉलंटियर्स जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत कार्यरत हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एस्कॉर्ट भी करते हैं, लेकर भी जाते हैं और आपके सारे फॉर्म्स भी फिल करने में और माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो समझाने में आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ उनके पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और कितना टाइम लगता है इस सारी प्रक्रिया में, ये अगर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में? देखिए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में कई तरह से अप्रोच किया जा सकता है। सबसे पहले तो यदि एक्यूज्ड हमारे को नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि कौन है एक्यूज्ड, उसको ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा है, तो हमको 180 दिन के अंदर, जब घटना हुई है 180 दिन के अंदर हमको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा के ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई है, हमने रिपोर्ट लॉन्च की है और हमको कंपनसेशन की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद में अगर वहाँ पे एक्यूज्ड हमको पता चल जाता है, उसके अगेंस्ट में केस शुरू हो जाता है, तो निर्णय के समय में कोर्ट भी आपको कंपनसेशन के लिए विक्टिम के लिए डालसा को रेफ़र कर सकता है। कर देते हैं जी। तो डालसा या सालसा जैसी भी स्थिति होती है, दोनों को ही केसेस रेफ़र किए जा सकते हैं और वहाँ से फिर उसकी बाकायदा उसकी इंक्वायरी होती है और फिर कंपनसेशन डिसाइड होता है। जी जी जी। इसी के साथ में जिनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर होती है, तो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो एक्यूज्ड है उसके राइट्स अगर आप संक्षेप में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पक्ष तो हो गया विक्टिम का पक्ष, जिसके लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आ गया। अब दूसरा पक्ष होता है जिसके अगेंस्ट में सिस्टम को इनिशिएट किया गया है, स्टार्ट किया गया है, एक्यूज्ड पर्सन जिसको हम कहेंगे। तो उनको शुरू से ही यह अधिकार है कि वह अपनी लीगल राइट्स को जान सकता है। बेलेबल ऑफेंस है तो उसको थाने से ही बेल आउट होना है, जमानत मिलना है। उसको अपने वकील से, अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार है। बिल्कुल। एफआईआर की कॉपी उसको मिल सकती है क्योंकि अब तो ऑनलाइन कॉपी हो गई हैं। इसके अलावा उसको यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे में कोर्ट में उसकी हाजिरी, अपीयरेंस देना मस्ट है, पुलिस को मैंडेट है। उससे ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में उनको नहीं रख सकती बिना कोर्ट ऑर्डर के। तो ये कुछ ऐसे इनिशियल अधिकार हैं। साथ में उसके चूँकि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है, विक्टिम का भी होता है, एक्यूज्ड का भी होता है, ताकि पुलिस को ये अपॉर्चुनिटी ना रहे या जिसकी कस्टडी में वो है उसको ये अपॉर्चुनिटी ना रहे कि वो उसके साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट करे। जी जी जी। इसी के साथ में इसी सत्र से डिफेंस काउंसिल भी मौजूद रहते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इनफैक्ट न्यायालय में डिफेंड भी करते हैं जिनके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं। सर, वक्त की कमी है लेकिन संक्षेप में हम आपसे ये मैसेज जानना चाहेंगे, क्रिमिनल लॉ से संबंधित जागरूक होने के साथ साथ सही फैसले लेने के लिए आप किस तरह लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि एफआईआर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल, वो लैंड करती है और बहुत बड़े बड़े फैसले अदालतों में हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? देखिए, जब हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं और जजमेंट कितने प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ इस विषय पे अपना पक्ष रखते हैं या सोचते हैं समाज में स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, तो हमको ये सबसे पहले समझना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ, जिसको कहते हैं पेड़ का बीज, तो वो बीज है एफआईआर। तो एफआईआर में आपने क्या क्या लिखवाया है, जितनी चीज़ें ज़रूरी थी घटना के बारे में, जिन व्यक्तियों के नाम आने चाहिए थे, घटना का स्थान, समय, घटना किस प्रकार कारित की गई, क्यों की गई, ये सारी चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। तो एफआईआर जो है, चूँकि फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएट करने का सिस्टम का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि उसमें हम अपने सारी ही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दें और ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल उचित और सही निर्णय ले रहे हैं। इसी जानकारी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने कीमती वक्त निकाला और आप दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपने सभी को क्रिमिनल लॉ के बारे में जागरूक किया और जानकारी दी। आशा करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह नेहा तिवारी की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।